टैक्स, जी हाँ, टैक्स आपसे वसूलने नहीं आया हूं, दरअसल टैक्स आपका बचाने आया हूं। दरअसल होता क्या है कि कई बार टैक्स के नियमों की बारीकियों से आप वाकिफ नहीं होते हैं और फिर आप टैक्स ज्यादा दे देते हैं। अगर आप टैक्स की इन बारीकियों से वाकिफ रहेंगे तो आप अपना टैक्स बचा पाएंगे। टैक्स के नियमों की उन्हीं बारीकियों को लेकर हम आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम टैक्स गुरु। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हर बार की तरह इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि रिटर्न फाइल करने में अगर हो गई है कोई गलती तो उसे सुधारने का क्या है रास्ता, टैक्स डिमांड या रिफंड कम करने का नोटिस मिलने पर क्या करें, और ट्रेडिंग एग्री इनकम पर कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा वह है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। दरअसल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख थी अधिकांश लोगों के लिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपना रिटर्न फाइल कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों ने अपना रिटर्न फाइल ना किया, ऐसे कई लोग होते हैं। तो क्या उनके पास अभी भी कोई रास्ता बचा हुआ है क्या? मुकेश जी से समझेंगे। मुकेश जी, जो लोग अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, हालांकि हम लोग CNBC आवाज के जरिए बार बार लोगों को बता रहे थे कि अपना रिटर्न आप फाइल करिए, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो क्या उनके पास कोई रास्ता है या फिर विंडो क्लोज हो गया? नहीं, विंडो क्लोज नहीं हुआ है लक्ष्मण जी, रास्ता जरूर है, लेकिन उनको उसके लिए कुछ, जैसे हम टोल टैक्स भरना पड़ता है, ऐसे इसको हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एक लेट फाइलिंग फी। अब 31 जुलाई तक अगर आपने रिटर्न भर दिया होता था तो आपका कोई लेट फाइलिंग फी नहीं लगता था, बिकॉज इट वॉज इन टाइम। अब ये तारीख चूकने के बाद, एक दिन से भी आप चूके या कोई भी समय हो, पहले तो ये ध्यान में रखिए कि रिटर्न फाइल करने के लिए आपका दरवाजा जो खुला है वो 31 दिसंबर 2023 तक, माना 2023-24 असेसमेंट ईयर का रिटर्न लक्ष्मण जी 31 दिसंबर तक भी अगर भरा जाए तो वो वैलिड है। लेकिन अगर 5 लाख से आपकी टोटल इनकम कम है तो मिनिमम आपको 1,000 रुपया, और 5 लाख से ज्यादा है तो इसके लिए जो एक फ्लैट फी है वो 5,000 है। तो 1,000 या 5,000 की ये लेट फाइलिंग फी, और ये रिटर्न भरने के साथ ही आपको भरनी पड़ेगी। आपका रिफंड होगा तो वो फीस में से, वो रिफंड में से कट जाएगी, रिफंड नहीं है तो आपको भर के ही रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये है मुकेश जी, मान लिया जाए किसी के ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है और अब टैक्स 31 जुलाई तक उन्होंने फाइल नहीं किया, अब फाइल करते हैं, पता चला कि और उनको टैक्स देना पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो क्या उस टैक्स की देनदारी के ऊपर भी उनको कोई अतिरिक्त रकम चुकानी होगी? ब्याज, इंटरेस्ट, एक्चुअली 31 जुलाई के बाद जो सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगता है एवरी मंथ 1% के हिसाब से। तो मान लीजिए आपका एक महीना भी लेट हुआ और आपका 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है तो एट 1% 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट लगेगा, और जैसे मैंने समझाया 234F की लेट फाइलिंग फी। तो ये मान लिया 2 महीने हो गया तो क्या 2% लगेगा या फिर कंपाउंडिंग लगेगा? जी, एवरी मंथ 1%। एवरी मंथ। तो ज्यादा से ज्यादा आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, अप टू दिसंबर अप टू 6% लग सकता है। तो मुझे लगता है कि करेंगे तो वो महंगी भी पड़ेगी आपको। मुझे लगता है कि ऐसा कोई करना चाहेगा नहीं, क्योंकि हर महीने 1% रिटर्न बढ़ता जाए तो बहुत अच्छी खासी रकम हो जाएगी अगर टैक्स की देनदारी बनती है तो। इसलिए अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपकी आमदनी कम है तो 1,000 रुपए, ज्यादा है तो 5,000 रुपए आपको फाइन लेट फी देना पड़ेगा। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल और है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के। वैसे तो रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, 7 करोड़ के आंकड़ों से छूते छूते हम लोग बच गए, लेकिन अंतिम समय होता क्या है कि अक्सर जल्दीबाजी में लोग कुछ गलती कर जाते हैं या फिर बहुत सोच समझ के फाइल किया, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि अरे ये तो बात छूट गई, वो मुझे जोड़ना था जिससे मुझे टैक्स ज्यादा बच जाता, या फिर हम सही से नहीं दे पाए जानकारी। तो क्या उन गलतियों को सुधारने का कोई मौका है? अगर है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल,
लक्ष्मण जी, गलती सुधारने का मौका भी आपके लिए है, और वो भी 31 दिसंबर तक। मान लीजिए आपको अभी पता चलता है अगस्त महीने में कि जुलाई के जो आपने रिटर्न भरा उसमें कोई आपका टैक्स का क्रेडिट मांगने की रह गई, या तो आपने कोई इनकम ज्यादा दिखा दी या कम दिखा दी, इसके कारण आपके कंप्यूटेशन में फर्क पड़ता है। तो ऐसे कोई भी केस में आप इनकम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या टैक्स की क्रेडिट में कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, तो इस केस में आप रिवाइज्ड रिटर्न हम कहते हैं। तो सेक्शन 139(5) के तहत आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं 31 दिसंबर तक। और ये जो रिटर्न है, इसके लिए ख्याल रखना है कि आपको कोई लेट फाइलिंग फी नहीं भरनी पड़ेगी। विदाउट एनी फी आप अपना रिटर्न दोबारा रिवाइज करके जो भी है वो आप अपना करेक्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो सवाल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया मुकेश जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, रिवाइज रिटर्न हमने फाइल करना शुरू कर दिया, फाइल भी किया, कोई लेट फी नहीं है, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करते वक्त अगर कोई टैक्स की देनदारी बनती है तो जो 1% वाला नियम आपने बताया था लेट रिटर्न वालों के लिए, क्या इन पर लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? हाँ, वो जरूर लगेगा, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं और उस टाइम पे जो आप टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स आप 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं। अच्छा। इसलिए उस पर आपको इंटरेस्ट जो होगा, क्योंकि आप सरकार को लेट चुका रहे हैं, तो लेट फाइलिंग फी नहीं लगेगी, पर अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो लगेगा। अच्छा, सरकार यहाँ पे आपको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये पैसा सरकार की झोली में आना था जो आया नहीं, और आप लेट कर रहे हैं तो उसका तो जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। चलिए, रिटर्न फाइल से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम तक पहुंचाया मुकेश पटेल साहब ने। सर, अब चलते हैं, हम लोग सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से गुरदीप सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुरदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस सर। बताएं, टैक्स गुरु में क्या उलझन है जो हम लोग सुलझा सकते हैं? सर, मैं एक्चुअली कंफर्म करना चाहता था कि मेरा अपना बिजनेस भी है ट्रेडिंग का, फिर प्लस मैं एफएनओ के अंदर शेयर मार्केट में थोड़ा काम भी करता हूँ। ठीक है। तो अगर एफएनओ में मुझे कोई लॉस होता है तो मैं जो अपना एग्जिस्टिंग दूसरा बिजनेस है उसके साथ वो एकोमुलेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ अपने लॉस को। लक्ष्मण जी, आज से कुछ साल पहले ये जो एफएनओ की इनकम या जो लॉस होता था उसका क्लासिफिकेशन बिजनेस इनकम में तो गिना जाता था, लेकिन उसको स्पेक्यूलेशन के दायरे में गिना जाता था। अब अगर उस समय के हिसाब से स्पेक्यूलेशन का जो लॉस उसको गिना जाता था, तो स्पेक्यूलेशन का लॉस केवल स्पेक्यूलेशन की इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो सकता था। लेकिन उसमें एक आवकार पात्र सुधार किया गया, और जो सेक्शन है सेक्शन 43, उसमें ये क्लियर किया गया कि ये एफएनओ की जो इनकम या लॉस है उसको रेगुलर बिजनेस इनकम या लॉस गिना जाएगा। तो गुरदीप सिंह जी के लिए जवाब ये है कि आपकी ट्रेडिंग की जो इनकम है उसके सामने आपका ये जो एफएनओ का लॉस है उसको आप जरूर से सेट ऑफ कर पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरदीप सिंह जी, आपकी उलझन दूर हो गई? बिजनेस के इनकम में के साथ उसको नहीं एडजस्ट कर सकता अपने? हाँ जो जी? मेरा दूसरा बिजनेस है उसके इनकम के साथ नहीं एडजस्ट कर सकता? हाँ जी, उसी की इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम कम है और एफएनओ का लॉस ज्यादा है, तो ये एफएनओ का लॉस का जो एडिशनल अमाउंट है उसको आप अपनी कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम एक्सेप्ट फॉर सैलरी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। माना कैपिटल गेन के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी इनकम के सामने ये आपका एफएनओ का लॉस सेट ऑफ हो सकता है। तो चलिए गुरदीप जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल साफ बता दिया इन्होंने कि एफएनओ में जो भी नुकसान आपका हो रहा है उस नुकसान को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, और नुकसान ज्यादा है अगर सेट ऑफ करने के बाद भी नुकसान बचा रह जाता है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों मुकेश पटेल जी, बिल्कुल एक शब्द लाइन में कहें तो यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल।
चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि विरासत में मिली मोटी रकम पर कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सबसे पहले चलते हैं आप कर्नाटक, जहां से रोहन शिंदे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहन जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा 2 सवाल है सर। पहला सवाल बताइए, जवाब लेंगे, फिर दूसरे सवाल पे पहला सवाल ये सर, मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और मैं बिजनेस में ट्रेडर भी हूँ। अभी क्या हुआ है सर, मेरा इनकम दोनों क्लब के है सर, और दोनों क्लब करने के बाद टैक्स में आ रहे हैं। मैं क्या, मुझे कंफ्यूजन है कि एग्रीकल्चर इनकम भी इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम के साथ क्लब हो सकता है सर? शायद आपका सवाल रिबेट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसको इसके साथ लक्ष्मण जी हम लिंक करके ही रिप्लाई दे तो वो सही रहेगा। दूसरा सवाल भी आप बता ही दीजिए रोहन जी, ताकि वो दोनों सवालों को एक। हाँ रोहन जी बताइए। दूसरा सवाल ये है सर, मैं I don't hold any of the medical insurance policy, sir. Last 5 months back, sir, medical emergency was there in my at my home, sir. I have paid all medical charges by own, sir. Is there any rebate in this income tax, sir? ठीक है, For that, ठीक है। मुकेश जी, कि जैसे आपने बताया अपने क्वेश्चन में 5 या 6 लाख की आपकी बिजनेस इनकम है और 8 लाख की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब सवाल ये है कि 5 या 6 लाख की बिजनेस इनकम जो है वो 7 लाख से कम है, इसलिए सवाल ये उठता है कि इस पर आपको सेक्शन 87A के रिबेट का फायदा मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ा जाता है तो दोनों का टोटल 13 या 14 लाख हो जाएगा, तो आपको ये 7 लाख वाले नियम का फायदा नहीं मिलेगा। अब लक्ष्मण जी वेरी इंटरेस्टिंग, ये पहली बार एक ये सवाल खड़ा हुआ, इसलिए उस पर काफी मैंने रिसर्च भी किया। सेक्शन 87A ये कहता है कि आपको रिबेट का फायदा मिल सकता है अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। अब एग्रीकल्चर इनकम है, उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है, इसलिए वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, तो इसके कारण आपको रिबेट का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर के साथ जोड़ते हुए आपको जो रेट पर्पसेस के लिए टैक्स लगेगा वो लगेगा और उसमें से आपको रिबेट का फायदा मिलेगा, लेकिन रिबेट का फायदा जरूर मिलेगा। दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड ये है कि आपके केस में आपने खुद जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भरा नहीं है और खर्चा किया है, इसलिए सेक्शन 80D के तहत आपको 50,000 रुपये तक का जो डिडक्शन है वो बकायदा मिल सकता है, वो भी आप ख्याल में रखिएगा। लेकिन एक ये भी ख्याल रखिएगा कि ये 7 लाख का रिबेट और ये दोनों अलग प्रोविजन है। चलिए रोहन जी, आपके कंफ्यूजन दूर हो गए? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, फिर भी आगे भी कोई दिक्कत हो तो टैक्स गुरु से संपर्क करिएगा। tax@moneycontrol.com पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सवाल के साथ आप सभी दर्शक से यही कहूंगा अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें, ताकि जिस तरीके से रोहन जी का संपर्क हमने सीधे अपने टैक्स गुरु से करा दिया, वैसे आमना सामना कर से उनकी सारी समस्याओं को सुलझाया जा सके। चलिए, लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक और मुद्दा जो पिछली बार छूट गया था वो ये था कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया मुकेश जी, इस आजकल काफी ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, तेजी से प्रोसेसिंग हो रही है, तो इस प्रोसेसिंग के बाद जो है क्या होता है कि कई लोगों के कुछ इंटीमेशन आने शुरू हो जाते हैं, कुछ रिफंड जो क्लेम करते हैं वो होता है कि नहीं क्लेम उतना नहीं बनता, इतना बनता है जी, ये कोई चिट्ठी पत्री आती है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए और किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसमें 3 चीजें होती है। एक तो इंटीमेशन के तहत आपकी रिटर्न इनकम और टैक्स का कॉम्प्यूटेशन उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू आर हैप्पी। सेकेंडली, आपके इनकम में कोई एडजस्टमेंट वो सेक्शन 143(1)A के तहत
प्रपोज किया जाता है। जैसे आपने कोई गलत क्लेम किया या इसके कारण कोई इनकम वो जोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि यू रिस्पॉन्ड टू दैट, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ई प्रोसीडिंग्स पोर्टल में तो वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक किया जाएगा। तो जितने समय के अंदर आपको एडजस्टमेंट का रिस्पॉन्स मांगा गया है वो देना चाहिए कि ये सही है या गलत है। और तीसरी बात यह है, कई बार टैक्स का कॉम्प्यूटेशन, आपकी इनकम के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, पर टैक्स के कॉम्प्यूटेशन के बारे में, मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट क्रेडिट दी गई है या आपके कोई केस में डिमांड खड़ी की जाती है, तो इस केस में अगर डिमांड खड़ी होती है तो यू हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड टू द आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो वो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो आपकी डिमांड और रिफंड के सामने कट जाएगी। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए आपको कोई क्रेडिट नहीं दी गई है, तो ये सेक्शन 154 के तहत आप उसमें भी रिस्पांस देके टैक्स क्रेडिट मिसमैच के लिए आपको जो बताना है वो बता सकते हैं। तो हम दर्शकों को लक्ष्मण जी यही कहेंगे कि बी अलर्ट, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सो मत जाएं। आपके केस में क्या होता है, सही होता है तो आनंद मनाइए, अगर कोई गलती है डिपार्टमेंट की समझ में तो उसका रिस्पांस देके ठीक ठाक अपना केस सुधारिए। तो ये क्या मुकेश जी, ये ईमेल पे ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हमारे पास चिट्ठी आएगी, मेल आएगा? लक्ष्मण जी, आपको मेल आता है और ये मेल के साथ आपको SMS भी आता है, पर इसके अलावा आपके ई प्रोसीडिंग्स के पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कई बार आपकी मेल आपके नजर से चूक गई, इसलिए मैं हमेशा दर्शकों को यह कहता हूं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी पोर्टल को देखते रहिए, जैसे आप अपना हेल्थ चेकअप करते रहते हैं, अपने टैक्स पोर्टल का भी चेकअप करते रहिए। चलिए, बिल्कुल, ताकि इनकम टैक्स विभाग से कोई भी कम्युनिकेशन आए तो आप उसको मिस ना करें और सही समय पर उसका सही जवाब दे सके। चलिए अब चलते हैं कि ईमेल लेते हैं। वो ईमेल आशीष का आया है। दरअसल इनका सवाल यह है कि इनकी बहन 1 साल से लंदन में रह रही है, वो भारतीय नागरिक नहीं है। अब इनका कहना है कि वो 20 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर वो देना चाहते हैं, जिसे वो अपने सिस्टर के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। और सवाल ये कि क्या उसे कोई गिफ्ट टैक्स भी देना पड़ेगा उनके सिस्टर को, जो अगर इनका पैसा लेती हैं, तो क्या उसे FD से मिले ब्याज पर इनकम पर कोई टैक्स भरना पड़ेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। कई NRIs के मन में ये खड़ा होता है। अब चूंकि ये अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, माना भाई बहन को दे रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 56(2) के दायरे में ये जो रेसिपिएंट है, माना उनकी बहन को ये जो पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आशीष जी को भी, देने वाले को भी कोई टैक्स नहीं है, लेने वाले को भी टैक्स नहीं है। तो ये मामला तो बिल्कुल साफ हो गया। अब सवाल ये होता है कि जब उनकी बहन ये 20 लाख रुपया मान लीजिए इंडिया में वो बैंक डिपॉजिट में, जैसे उन्होंने प्रस्ताव किया है, वो रखना चाहते हैं आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट, तो ये जो 20 लाख रुपया उनको डिपॉजिट लगाते हैं, अगर ये NRO अकाउंट में डिपॉजिट रहेगी तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर TDS 30% के हिसाब से कटेगा। हालांकि वो रिटर्न भर के अगर उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, पर अगर TDS न कटे ऐसा वो चाहते हैं तो ये NRO अकाउंट से NRE अकाउंट में, लक्ष्मण जी, एक छोटी सी प्रोसीजर है, उसके आधार से उसका कन्वर्जन हो सकता है। और NRE में इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हियर इन इंडिया, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। तो आशीष जी को और इनके जैसे कई दर्शकों को हम ये सलाह देंगे कि कन्वर्जन फ्रॉम NRO टू NRE करके आप बैंक डिपॉजिट में रखें तो आपके लिए फायदा कारक रहेगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि विरासत में मिली है अगर संपत्ति तो उस पर कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुंबई से एक सवाल आया है ईमेल के जरिए अभिजीत जी का। दरअसल इनके एक रिलेटिव ने अपने FD में इनको नॉमिनी बनाया था, उनके मृत्यु के बाद वो पैसा इनके पास आया है 1,34,000 रुपए। अब इनका कहना है क्या इस पैसे पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा, और साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि अगर इस पैसे को अपनी सिस्टर को गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं तो क्या टैक्स से देनदारी से बच जाएंगे? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, दोनों केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
सबसे पहले तो विरासत में आपको किसी के पास से भी कितनी भी रकम मिले, रिलेटिव न भी हो, पर विरासत, इनहेरिटेंस या विल का पैसा संपूर्णतः टैक्स फ्री है। बिल्कुल। तो सेकेंडली, चिंता बिल्कुल मत अगर ये पैसा और ये पैसा वो गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो अपने सिस्टर को दे रहे हैं, इसलिए इस पर भी कोई टैक्स इनको या इनकी बहन को नहीं लगेगा एज फार एज गिफ्ट इज कंसर्न। सो इनहेरिटेंस और गिफ्ट दोनों पर टैक्स की कोई जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल अभिजीत जी, आपको किसी भी तरीके से इस मोर्चे पर टैक्स की चिंता नहीं करनी है, चाहे आप अपना पैसा अपने पास रखें या फिर अपनी सिस्टर को यह पैसा आप ट्रांसफर करते हैं। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।